सभी को गुड और क्या है आफ्टरनून इवनिंग मान लो। बैठी हुई सिट डाउन प्लीज बैठी। हाँ जी, इंटरफेरेंस की बात चल रही थी। फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे, क्वेश्चन दिया था कि आपको नहीं दिया था? एक क्वेश्चन करो, देखो क्वेश्चन में ये है, ए डिग्री ऑफ एन इंटरफेरेंस पैटर्न is 80%, then find I max upon I minimum upon I2। I max upon I minimum पूछा और I1 I2 का पूछा है ना, इन दोनों का रेशियो आपको बताना क्या होगा। If degree of an interference pattern is 80% दिया हुआ है, तो आपसे पूछा I max upon I minimum का रेशियो क्या होगा और I1 I2 का रेशियो क्या होगा। तो हमने लास्ट टाइम फॉर्मूले पढ़े थे, बस फॉर्मूले को यूज करना भी आना चाहिए। उनको यूज कैसे करते हैं तो फॉर्मूला वो बात कर। आया आई मैक्स अपॉन आई वन कितना आया बेटा? आई वन अपॉन 3 9:1 आया और आई वन आई टू कितना आया? 4:1 आया। मतलब बात इतनी सी है कि ये डिग्री दे रखी तो हमें इसको यूज करना आना चाहिए। हमें फॉर्मूला पता है, ये 80% है तो इसको मैं यहां लिखूंगा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, और ये होगा बेटा आई मैक्स यहाँ पर प्लस आई मिनिमम, इसको लिखते हैं और इंटू 100 करते हैं। हमें पता है ये परसेंटेज में दिया है इसलिए राइट में इंटू 100 करते हैं। ये 80 और ये 100, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, ऊपर माइनस आता नीचे प्लस आता। अब सिंप्लीफाई करें तो ये 80 और ये 100, तो हम इसको डिवाइड कर दो, 80/100 रेशियो बनता है और 80/100 को 20 से कट कर दो, बताओ कितना आया? 4/5 होता है। कर सकते हैं ना इसको ऐसा, और ये फॉर्मूला बन गया आई मैक्स, और ये होगा आई मिनिमम, और ये होगा आई मैक्स, और ये होगा आई मिनिमम। 4/5 ये होगा। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीपल करके सोल्व कर लें तो बताओ कितना बनेगा? 5i मैक्स 5i मिनिमम, ये होगा 4i मैक्स, और ये होगा 4i मिनिमम। आई मैक्स इधर आएगा तो क्या बनेगा? आई मैक्स ये बच जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 9i मिनिमम हो जाएगा। तो बताइए आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 9:1। भाई डिग्री वाला फॉर्मूला है और ये आई मैक्स आई मिनिमम में दिया जाता है तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ये ना 9:1 आया। लेकिन इसी का बात देखो क्या पूछा, I1 I2 भी पूछा आपसे, तो उसको कैसे निकालें? बोले यार हम जानते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का फॉर्मूला और I1 I2 में रिलेशन हमने पढ़ा भी, हमें आई मैक्स आई मिनिमम पता है और I1 I2 का फॉर्मूला, तो √I1 प्लस √I2 √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होता है भाई ऐसा। अब आप बताओ आई मैक्स आई मिनिमम कितना दे रखा है? 9:1 पता लग गया हमें, तो हम बोलेंगे 9:1 और यहाँ स्क्वायर है तो एक काम करें स्क्वायर रूट कर लेंगे। बोलो, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो बताओ ये कितना आएगा? 3:1 यहाँ पर होगा, और ये होगा √I1 और ये होगा √I2 और ये होगा √I1 और ये होगा √I2, ऐसा होगा। सही लिखा है? बोलो, क्रॉस मल्टीपल कर दे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3√I1 माइनस 3√I2 और ये होगा √I1 प्लस √I2। ये इधर आएगा तो कितना बनेगा? 2√I1 और ये होगा 4√I2। मिला के बोलो I1/I2 कितना है? 2:1 का होल स्क्वायर है ना भाई, तो 4:1। तो आई मैक्स अपॉन आई का रेशियो कितना आएगा?
9:1 होगा, और I1 I2 अगर देखें तो कितना होगा 4:1। तो ये इंटरवेंस की बात हुई। यहाँ पर अगर देखें तो दोनों रिजल्ट हमारे पास हो जाते हैं, तो ये फॉर्मूला हमें पता भी होना चाहिए, उनको यूज करना भी आना चाहिए। तो ये तो बात इंटरफेरेंस की है ना। यहाँ पर हम लोग बोल रहे थे कि जब दो ऐसी साउंड जिनके फ्रीक्वेंसी में बिल्कुल सेम हो, कोहेरेंट वेव्स सेम रेशियो कभी सुपर इंपोज होती है, तो इंटरफेरेंस होता है। उसमें क्या होता है, मीडियम की कुछ पोजीशन में इंटेंसिटी क्या मिलती है मैक्सिमम, कुछ पर क्या होती है मिनिमम। ये पढ़ा था ना, मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पर इंटेंसिटी का होता रहता है मीडियम की पोजीशन के साथ, कहीं पर मैक्सिमम, कहीं पर मिनिमा, कहीं पर मैक्सिमम, कहीं पर मिनिमा होता है। पर जिस पोजीशन पे जो इंटेंसिटी एक बार बनती थी, होता है क्या थी, कांस्टेंट। इसको बोला था हमने इंटरफेरेंस। अब देखो ये तो हुआ इंटरफेरेंस। ऐसे आगे बढ़ते तो एक फिनोमेना और स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं बीट फिनोमेना। ये तो इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल कौन है, बीट फिनोमेना। अब बीट में देखो क्या होता है, बीट का एक और नेम दे रहे हैं हम लोग। ये जो बीट पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं बीट्स, या इसको बोलते हैं डायनेमिक इंटरफेरेंस। इसको बोलते हैं डायनेमिक इंटरफेरेंस। मतलब इंटरफेरेंस यहां पर बीट्स की बात करें तो बीट्स भी एक प्रकार का इंटरफेरेंस होता है, इसको बोलते हैं डायनेमिक इंटरफेरेंस। और इससे पहले जो हमने इंटरफेरेंस पढ़ा उसको बोलते हैं स्टैटिक इंटरफेरेंस। देखो पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद उसका नेम चेंज कर रहे हैं। बेसिकली उसका पूरा नेम क्या है, स्टैटिक इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक इंटरफेरेंस। स्टैटिक का मतलब ये है कि जिस पोजीशन पर जो इंटेंसिटी एक बार बन जाती है वो टाइम साथ क्या होती है, कांस्टेंट, स्टैटिक। आप पढ़ते हैं ना, फ्रिक्शन पढ़ते हैं, फ्रिक्शन दो तरह से बनता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब रेस्ट कंडीशन में जो है ना फ्रिक्शन, उसको बोलते हैं स्टैटिक, और मूविंग कंडीशन में फ्रिक्शन क्या बोलते हैं, डायनामिक। यहां भी वही होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये है कि जिस पोजीशन जो इंटेंसिटी पर बनती है वो टाइम साथ क्या होती है, कांस्टेंट। और यहां क्या बोल रहे हैं, डायनेमिक इंटरफेरेंस। मतलब यहां पर होगा क्या, कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मीडियम के एक ही पोजीशन पर टाइम साथ बदलती रहती है, मैक्सिमम मिनिमम होती रहती है। तो ये भी एक प्रकार का इंटरफेरेंस है, हम इसको बोलते हैं बीट। देखो इसकी कंडीशन क्या है, सुनना ध्यान से, कि जब दो ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होता है, जब दो ऐसी साउंड वेव जिनके फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफरेंस होता है, सेम डेसिमल टेबल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो एक नया रिजल्ट वेव जनरेट होता है। आप बताओ, दो वेव सुपर इंपोज हुई तो नया वेव बनेगा ना, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर कुछ क्या बनेगा, y वेक्टर, नया वेव बनता है। उस नया वेव का नया इंटेंसिटी, उस सिटी मीडियम के एक ही पोजीशन पर अगर हम स्टडी करें तो वो लगातार टाइम साथ मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम होता रहता है। साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफरेंस होता है, सेम टेबल करती है, सुपर इंपोज होती है, तो एक नया व्यू बनता है। उस नया व्यू का नया एम्पलीट्यूड, उस नया व्यू का नया इंटेंसिटी मीडियम के एक ही पोजीशन में लगातार मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम होता रहता है। रिजल्टेंट व्यू की इंटेंसिटी टाइम के साथ लगातार पीरियोडिक वेरिएशन शो करती है। मीडियम के एक ही पोजीशन पे इंटेंसिटी जो होती है वो रेगुलरली, लगातार, कंटिन्यूअसली टाइम साथ पीरियोडिकली मैक्सिमम मिनिमम होती रहती है। पोजीशन पे रिजल्ट इंटेंसिटी टाइम के साथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। मतलब इंटेंसिटी टाइम पर लगातार बदलती रहती है। दिस पीरियोडिक वेरिएशन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन मीडियम इज कॉल्ड एज बीट फिनोमेनन। वहां पर क्या हो रहा था कि मीडियम के एक ही पोजीशन पे जो इंटेंसिटी पर बनती थी वो टाइम के साथ क्या थी, कांस्टेंट थी। यहाँ क्या हो रहा है कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मीडियम के एक ही पोजीशन में टाइम तक कांस्टेंट नहीं, पीरियोडिक वेरी करती है। मीडियम के एक ही पोजीशन में इंटेंसिटी मैक्सिमम लगातार होती है। इंटेंसिटी वैक्सिंग वैनिंग, मैक्सिमम मतलब हाई, वैनिंग मतलब लो, इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना, वैक्सिंग मतलब, और वैनिंग मतलब लो। मीडियम के एक ही पोजीशन पे वैक्सिंग वैनिंग इंटेंसिटी होती रहती है। तो इंटेंसिटी वैरी करती है मीडियम के एक ही पोजीशन पर पीरियोडिकली टाइम के साथ। हम इसी को बोलते हैं बीट फिनोमेनन। Periodic variation in intensity with respect to time at a particular position in medium is called as beat phenomenon. इसके लिए कंडीशन क्या रखेंगे, देखो बात को सुनना। इसके लिए कंडीशन है कि जब दो ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफरेंस होता है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करके भी सुपर इंपोज होती होता है, दोनों का प्रोपोर्शन डायरेक्शन क्या होगा, सेम। तो मैंने कहा दोनों वेव की डायरेक्शन सेम है और इनकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए एक की n1 एक की n2, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, स्लाइटली डिफरेंट है। जब दो ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सेम डायरेक्शन में करके सुपर इंपोज होगी तो बीट्स होता है। बस ध्यान रखिए ये फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है डेल्टा एन, ये डेल्टा यहां पर थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, स्लाइटली लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये डेल्टा एन का वैल्यू यहां पर लेस इक्वल टू 10 हर्ट्ज होना चाहिए, या ऐसा भी बोल सकते हैं डेल्टा एन का वैल्यू 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोले सर ऐसा क्यों, बोले ऐसा होता है ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग।
और ये हियरिंग परसेंटेज ऑफ हियरिंग जो होती है ना, डेल्टा टी का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1/10 सेकंड होता है। बच्चों यहाँ पर बोलते हैं कि दोनों व्यू का फ्रीक्वेंसी जो डिफरेंस है वो स्लाइटली यहाँ पर 10 हर्ट्ज से उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोले यार उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? बोले उससे ज्यादा अगर होगा तो बीट्स तो होगा, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। हम कौन? ह्यूमन बीइंग, मानव प्रजाति में आते हैं हम लोग। तो हम अगर बीट्स को सुनना चाहते हैं तो बीट्स को तभी सुन पाएंगे जब डेल्टा वैल्यू 10 हर्ट्ज से उससे कम हो। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए होता है कि हम जब भी कोई साउंड सुनते हैं तो यहां से सुनते हैं और यहां से समझते हैं कि मैंने क्या सुना है, तो सुनकर समझने में टाइम 1/10 सेकंड लगता है। इसको बोलते हैं परसीविंग टाइम। कोई भी साउंड को हम परसीव करते हैं उसका परसीविंग टाइम कितना होता है? 1/10 सेकंड। ह्यूमन बीइंग के लिए ऐसा होता है। बोलिए, हम यहां से सुनेंगे और यहां से समझते हैं तो सुनकर समझने में टाइम कितना होता है? 1/10 सेकंड। ये उसका परसीविंग टाइम होता है ह्यूमन बीइंग का। या यूं कहते हैं कोई भी साउंड जो हम सुनते हैं तो उसका ईयर पर इफेक्ट जो होता है ना वो 1/10 सेकंड तक होता है। तो आपको समझा जा रहा है कि जब दो एक जैसे साउंड, दोनों एक सेम साउंड, अगर उन सेम साउंड को हम लोग अलग अलग सुनना चाहते हैं, अलग अलग फील करना चाहते हैं, तो दोनों के बीच में 10 सेकंड या उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक को सुनकर समझने में टाइम कितना लगता है? 1/10। बोलो भाई, बीट्स में क्या होता है? बीट्स में हम इंटेंसिटी का मैक्सिमम मिनिमम सुनते हैं। हाई सुनेंगे, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, ऐसा हो। हाई हमें सुनने को मिलेगी, हो सकता है लो इंटेंसिटी जीरो हो, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है? जीरो भी हो सकती है, तो उसको तो नहीं भी सुनेंगे, लेकिन मैक्सिमम सुनोगे ना, मैक्सिमम सुनने को मिलेगा। फिर क्या होगा? मिनिमम जीरो, फिर वापस मैक्सिमम आए। अब एक मैक्सिमम और एक मैक्सिमम, ये दो कॉन्जिगेटिव मैक्सिमम एक जैसी इंटेंसिटी के साउंड है। बोलो, अगर दो कॉन्जिगेटिव सेम इंटेंसिटी साउंड मैक्सिमम को अगर मैं अलग अलग सुन लूं है, फिर हल्का सा गैप आया मिनिमा, फिर दूसरा मैक्सिमा, दो कॉन्जिगेटिव मैक्सिमा को अगर मैं अलग अलग फील कर लूं तो मैं समझूंगा मैंने बीट्स सुना। बीट्स का मतलब इंटेंसिटी वेरिएशन का फिनोमिना, और मैं इसको ऑब्जर्व करना चाहता हूं। इसका मतलब दो कॉन्जिगेटिव जो मैक्सिमम साउंड की इंटेंसिटी उसको अलग फील कर लूं, एक पहला मैक्सिमम आया, फिर हल्का सा गैप आया, फिर दूसरा। अब दो मैक्सिमम साउंड सेम इंटेंसिटी के साउंड है, अगर मैं इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लूं, अलग अलग फील कर लूं, तो मैं समझूंगा मैंने बीट्स सुना। और वो तभी सुन पाऊंगा जब दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस 1/10 सेकंड है उससे ज्यादा हो। बोलिए, तो तभी तो कहते हैं डेल्टा टी का वैल्यू यहां पर कितना होना चाहिए? 1/10 सेकंड उससे ज्यादा होना चाहिए। बच्चों, डेल्टा टी और डेल्टा एन में रिलेशन है। डेल्टा टी डेल्टा एन में रिलेशन क्या होता है? इनवर्स। बोलो, ये डेल्टा टी तो ये डेल्टा एन, ये ग्रेटर इक्वल टू ये लेस इक्वल, ये 1/10 तो ये 10, और ये सेकंड, तो ये कौन होगा? सेकंड इनवर्स। मतलब हम बीट्स को सुनना चाहते हैं तो डेल्टा टी का वैल्यू 1/10 सेकंड उससे ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब डेल्टा एन का वैल्यू 10 हर्ट्ज से उससे कम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम बीट्स को सुन पाएंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीट्स तो होगा लेकिन हम सुन नहीं पाएंगे। सोचोगा डेल्टा टी का वैल्यू 1/10 सेकंड से कम हो जाए तो डेल्टा एन का वैल्यू 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाएगा, और अगर ये हो जाएगा तो हम बोलेंगे बीट्स तो होगा, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग उस केस को सुन नहीं पाते, इंटेंसिटी वेरिएशन का फिर ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम मैक्सिमम अलग अलग फील नहीं कर पाएंगे, और जब अलग अलग फील नहीं कर पाएंगे तो हम मिक्स हो जाएंगे, हमें वहां पर कांस्टेंट इंटेंसिटी सुनने को मिलती है, इंटेंसिटी में वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो थोड़ा सा कंडीशन है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बीट्स को सुनना चाहते हैं तो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10 हर्ट्ज से उससे 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 कम होना चाहिए। डेल्टा का वैल्यू 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए, तभी तो डेल्टा टी का वैल्यू 1/10 सेकंड से ज्यादा होगा। आपको और समझाता हूं, देखो, आपने इको का नाम सुना? इको ओपन प्लेस में होता है, कभी पहाड़ों में हम घूमने जाए और वहां बोले हेलो, तो हेलो हम सुनते हैं हेलो, और ये हेलो सामने पहाड़ पे जाता है, लौट के वापस आता है, फिर बोलता है हेलो। अगर दोनों हेलो हेलो को अलग सुन ले हम लोग तो हमने सुनना है, हमने समझेंगे हमने इको सुना। मैंने बोला हेलो, तो ये कौन है? डायरेक्ट साउंड, और यही रिफ्लेक्टर पर वहां से लौट के वापस आता है, फिर उसको सुनते हैं। और रिफ्लेक्टेड साउंड को अगर मैं अलग अलग फील कर लूं तो मैं समझूंगा मैंने इको सुना है, और वो तभी सुन पाएंगे जब रिफ्लेक्टेड साउंड जब उधर से लौट के आएगा तो उसको आने में टाइम कितना लगेगा? 1/10 सेकंड, उससे ज्यादा लगेगा। पढ़ते हैं ऐसा? नहीं पढ़ते हैं? तो ये इको का केस यही तो होता है, ओपन प्लेस में होता है। मान लीजिए ये आदमी खड़ा है और ताली बजा रहा है, या कुछ भी, मान लीजिए हेलो बोल रहा है, और ये पहाड़ है। अब ये साउंड जैसे जनरेट करेगा, सबसे पहले साउंड ये सुनेगा, जैसे उसने हेलो बोला तो हेलो पहले ये सुनेगा, ये कौन है? डायरेक्ट साउंड, सोर्स से सीधा उसके पास आता है, और यही साउंड कहां जाएगा? सामने क्लिप पे जाएगा, लौट के वापस आएगा, उसको भी सुनेगा। और ये डायरेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड, अगर दोनों को अलग अलग फील कर ले तो बताओ हम समझेंगे उसने इको सुना है?
और ये को तभी सुन पाएगा जब दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस 1/10। तो मान लेते हैं साउंड जाता है x डिस्टेंस और ये वापस आता है x डिस्टेंस, बताओ चला कितना? 2x। तो ये तो हो गया डिस्टेंस और ये हो गया स्पीड। बताओ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम, और टाइम का वैल्यू कितना होना चाहिए? मिनिमम कितना होना चाहिए? 1/10 सेकंड या उससे ज्यादा होना चाहिए। अरे भैया ऐसा होना चाहिए, इतना हम बोलते हैं। तो आप बताओ ये डिस्टेंस और ये स्पीड, आपको पता है स्पीड कितनी लिखते हैं हम लोग? जनरली 330 340 लिख देते। तो बताओ एक्स का वैल्यू मिनिमम कितना आएगा? अबाउट में 17 मीटर यहां पर। अगर ये 330 होगा 16.5 आएगा। तो ये क्या लिखा? 330। खुश? अरे एक ही बात है जवान। तो आपको पता है डिस्टेंस यहां पर मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 16 मीटर, यहां पर लगभग होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम डिस्टेंस हुई तो इससे साउंड आएगा, वो जल्दी आ जाएगा, और जल्दी आएगा तो उनके बीच में टाइम का डिफरेंस से कम हो जाएगा। तो वहां इको तो होगी लेकिन हम उसको सुन नहीं पाएंगे। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं, बीट्स को अगर हम सुनना चाहते हैं तो डेल्टा टी का वैल्यू 1/10 से ज्यादा होना चाहिए, इसका डेल्टा एन का वैल्यू 10 कम होना चाहिए तो हम सुनेंगे। तो क्या डेल्टा एन का वैल्यू 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाएगा तो क्या बीट्स नहीं होगा? होगा, लेकिन हम मानव प्रजाति हैं, हम नहीं सुन पाएंगे। तो कंडीशन क्या ध्यान रखेंगे? जब दो ऐसी साउंड हो जिनकी फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफरेंस है, सेम टेबल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो बीट्स होता है। अब बीट्स में क्या होता है बेटा कि एक नया वेव बनता है, उस नया वेव का नया इंटेंसिटी मीडियम के एक ही पोजीशन में लगातार मैक्सिमम मिनिमम टाइम तक होता रहता है। रिजल्टेंट वेव की रिजल्टेंट इंटेंसिटी टाइम के साथ लगातार मीडियम के एक ही पोजीशन पे पीरियोडिक वेरिएशन शो करती है, मैक्सिमम मिनिमम लगातार होता रहता है। दिस पीरियोडिक वेरिएशन इन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए पर्टिकुलर पोजीशन इन मीडियम इज कॉल्ड एज बीट फिनोमेनन। वहां क्या होता था? मीडियम के एक ही पोजीशन पर जो इंटेंसिटी बनती थी वो टाइम के साथ क्या थी, और यहां क्या हो रहा है? पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा है। इसको बोलते हैं बीट, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, उसको बोलते हैं स्टैटिक इंटरफेरेंस, उसको बोलते हैं डायनेमिक इंटरफेरेंस। रेडी? अब देखो ऐसा क्यों होता है, ये तो है कंडीशन, आप ध्यान रखेंगे, आप चाहें तो लिख लें इसको, ये कंडीशंस होगी। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे होता है। मैं मान लेता हूं लेट टू साउंड वेव्स। मान लेते हैं मेरे पास दो साउंड वेव हैं और मीडियम में सेम टेबल करती सुपर इंपोज होती है मीडियम के किसी पोजीशन। मीडियम में दो साउंड वेव, अच्छा लिख रहे हैं आप, लिख लो। आए, बहुत दिनों में आया यार ये। कल और परसों नरसों नहीं आऊंगा मैं। एंजॉय योर सेल्फ। ये क्या बात हुई, कहाँ जा रहे हो? मतलब क्या हुआ? अबे गोवा नहीं जा रहा यार, कहीं नहीं जा रहा, काम है घर पे। क्या? 2 दिन में क्या पांडा जाएगा आदमी? कोटा में घूमेगा। रिवर फ्रंट पे घूमेगा 2 दिन में क्या? अब देखो हमने जो बातें बोली हैं इस कॉन्सेप्ट को हम मैथ में लिखते हैं, जीव ले गए। है ना? सुनिए बात, हमने बोला जब दो ऐसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफरेंस है, सेम टेबल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो एक नया वेव बनता है, उस नया वेव का नया इंटेंसिटी मीडियम की एक ही पोजीशन पर टाइम के साथ वेरी करता है। अब एक ही पोजीशन कोई भी हो सकती है, मीडियम मीडियम में 1000 पोजीशन है, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर सारी पोजीशन, कोई भी एक पोजीशन में बात कर सकते हैं आप। तो मैं मेरी सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए, मैं आसान बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा फिनोमिना एक पोजीशन में डिस्कस कर रहा हूं, और वो पोजीशन हम जितने भी बीट्स के डेरिवेशन पढ़ते हैं कहीं भी बुक्स में पढ़ते हैं, 0 पर बोलता है, अरे एक्स बराबर 0 पर लिखने का लॉजिक है उसका, अरे एक्स बराबर 0 पर बोलता है तो मैथ आसान हो जाती है।
सब लोग बताओ x बराबर 0 पर वेव की इक्वेशन क्या होगी? ऐसा हो जाता है, मैथ आसान हो जाती है ना यार, और मैथ से कोई पंगा नहीं लेना चाहता है। और वैसे हम तो बायो के स्टूडेंट, मैथ से क्यों पंगा लेंगे हम? हमें मीडियम की एक ही पोजीशन में बात करनी है, और एक ही पोजीशन अपने हमारी सुविधा के लिए कौन सी ले ली? x बराबर 0 पोजीशन। मतलब पूरी फिनोमेना में कहां पढ़ा रहा हूं? x बराबर 0 पर, ये ध्यान रखना। अब सब लोग बताइए, x बराबर 0 पर दो साउंड वेव की इक्वेशन लिखनी है, तो x बराबर 0 पर वेव की इक्वेशन में कि x तो 0 हो जाएगा। तो बताओ पहली इक्वेशन क्या आएगी? मान लीजिए y1 यहां पर है a1 ओमेगा 1t, x तो, और ओमेगा 1 क्यों लिखूंगा अलग? क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। और बताओ उसको ऐसा बोल सकते हैं बेटा, a1 यहां पर होगा साइन और ये होगा 2 पाई n1 इंटू t। दूसरी वेव की भी लिखेंगे, एम्पलीट्यूड हमारे मान लीजिए a2 है और ये होगा साइन ओमेगा 2t होगा, और ये बनेगा a2 साइन, यहां पर लिखेंगे 2 पाई यहां पर n2 इंटू t। ये दो साउंड वेव यहां पर है, मीडियम में सेम डेसिमल टेबल कभी सुपर इंपोज होती है, कहां पर? x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर दोनों वेव की इक्वेशन ऐसी है। बताइए दोनों x बराबर 0 पर वेव की इक्वेशन ऐसी है, तो दोनों एक का x बराबर 0 पर फेज डिफरेंस कितना? कितना? ओमेगा 1t, इसका कितना? ओमेगा 2t। तो बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा? ओमेगा 2 माइनस होगा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना यार। फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करेगा, फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ इससे पहले हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस, वहां क्या था? वहां डेल्टा फाइव टाइम से कांस्टेंट था, है ना? तो यहां पर कांस्टेंट नहीं है, यहां पर क्या हो रहा है? दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी अलग है, इसलिए डेल्टा टाइम पर डिपेंड करता है। अब आप सुनना, जब दो ऐसे साउंड जिनके फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफरेंस है, सेम डेसिमल टेबल कभी सुपर इंपोज होती है, मीडियम की एक ही पोजीशन x बराबर 0 पर, एक नया वेव बनेगा y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर बनेगा ना नया वेव। जो नया वेव बनेगा उसका नया एम्पलीट्यूड आएगा कैपिटल A, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस, नहीं आएगा? उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा, और हम इंटरसेप्ट किस में? इंटेंसिटी में। तो मैं सीधा अबे हम कहां उनको सबको लिखेंगे फिर इंटेंसिटी लिखेंगे लास्ट में? लिख दूं डायरेक्ट? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंटेंसिटी। बताओ इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? I1 प्लस I1 I2 cos डेल्टा। तो लिख रहा हूं इंटेंसिटी। आज गेट लगाएंगे यार, आवाज आ रही है यार। देन रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव 8x बराबर 0। पूरा फॉर्मूला कहां पढ़ रहे हैं? तो x बराबर 0 पर जो नया वेव बनेगा उसका इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। बताओ इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या होगा? I इज इक्वल टू I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव कितना? ओमेगा 2। ऐसा यहां पर होगा। ओके, अब आप बताइए यहां पर ये पूरा पूरा टर्म किस पर डिपेंड करता है? टाइम डिपेंडेंट है, और है ना? और हमें ये पता है ये टाइम पर डिपेंड टर्म होती है, और टाइम कभी स्टॉप नहीं होता, कभी रुकता भी नहीं, और कभी रिवर्स भी नहीं मारता, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। और जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ये बदलता रहता है। जब ये बदलता रहता है तो डेफिनेटली इसका वैल्यू बदलता रहता है, और जब इसका वैल्यू बदलता रहता है तो कॉस्ट का वैल्यू बदलता रहता है, और जब कॉस्ट बदलती रहती है। अब इंटेंसिटी में, रिजल्टेंट इंटेंसिटी में टाइम कॉस्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरिएशन होता है मीडियम के एक की पोजीशन। बताओ टाइम कभी रुकता है क्या? हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये टाइम बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू बदलती जाएगी, तो कॉस्ट का वैल्यू बदलेगा ना, और कॉस्ट का वैल्यू बदलेगा तो इंटेंसिटी क्या होगी? बोलो। मीडियम के एक ही पोजीशन पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी टाइम के साथ कॉस्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करती है, और आप जानते हैं कॉस्ट फंक्शन कैसा फंक्शन? पीरियोडिक। बोलो। तो बोल सकते हैं मीडियम के एक ही पोजीशन पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी टाइम के साथ पीरियोडिक वेरिएशन शो करती है। टाइम कभी रुकता नहीं है, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बदलता रहता है, तो कॉस्ट का वैल्यू बदलता है, इसलिए इंटेंसिटी बदलती है मीडियम की। हम उसको बोलते हैं बीट फिनोमेना। कैसे बदलती देखो बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये जब फॉर्मूला स्टार्ट हुआ तो टी 0 रहा होगा, जब फॉर्मूला बनना स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग टाइम टी बराबर 0 रहा। अब टी टाइम इंस्टेंट है ना, स्टार्ट टाइम क्या लिखेंगे? 0। जब फॉर्मूला स्टार्ट हुआ, बनना स्टार्ट हुआ, तो टाइम कितना रहा होगा? टी बराबर 0। तो टी बराबर
जीरो, और डेल्टा फाई अगर जीरो तो कॉस जीरो मैक्सिमम, इसका इंटेंसिटी कैसी मिलेगी? मैक्सिमम। बोलो भाई, जब फिनोमेना स्टार्ट हुआ उस समय, फिर बात करते हैं, हमें पता टाइम कभी रुकता नहीं, अपनी भाषा में आगे बढ़ता, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है, सेकंड में, मिनट में बढ़ता है। जब ये बढ़ेगा तो डेल्टा फाई भी अपनी भाषा में आगे बढ़ता है। डेल्टा फाई टाइम की प्रोपोर्शनल है। बोलो ना यार, टाइम भी बढ़ेगा तो फेज डिफरेंस भी बढ़ेगा। बढ़ेगा तो किसमें बढ़ेगा? अपनी भाषा में बढ़ेगा, डिग्री में, रेडियन में बढ़ेगा। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बताओ, बढ़ेगा तो बढ़ता बढ़ता कभी लाइफ में पाई भी तो होगा, नहीं होगा पाई? कोस पाई का वैल्यू कितना होगा? इंटेंसिटी क्या होगी? ऑटोमेटिकली टाइम साथ क्या होगी? मिनिमम। अरे होगी कि नहीं होगी? हमने बोला टाइम फिर बढ़ेगा, ये कभी रुकता ही नहीं, अपनी भाषा में आगे बढ़ेगा, तो ये बढ़ता बढ़ता बताओ लाइफ में 2 पाई हो। और जब 2 पाई, मैं आपको वही समझा रहा हूं, बढ़ने से कभी रुकेगा नहीं, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर बदलने से कभी रुकेगा? 2 पाई के बाद 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 1000 पाई होगा, होगा। तो बताओ इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, लगातार टाइम साथ होती जाएगी। कहां? मीडियम के एक की पोजीशन, मीडियम के एक की पोजीशन पे रिजल्ट इन इंटेंसिटी लगातार टाइम के साथ क्या हो रहा है? मैक्सिमम, मिनिमम हो रहा है। हम इसी को बोलते हैं पीक फिनोमेना। टाइम के साथ इंटेंसिटी लगातार मैक्सिमम, मिनिमम हो रही, मीडियम के एक की पोजीशन पे कोस फंक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा है। This periodic variation in intensity with respect to time at a particular position medium is called as beat phenomena. अगर मैं आपसे पूछूं टाइम के साथ, तो ग्राफ कैसा बनेगा? टी का वैल्यू जीरो तो इंटेंसिटी कैसी? मतलब टी का वैल्यू जीरो है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा ना यार। उसके बाद मिनिमा, फिर उसके बाद कहने का ग्राफ यहां पर आया समझ। ये इंटेंसिटी यहां पर मैक्सिमम होगी, ये यहां पर मिनिमम होगी, ये मैक्सिमम होगी, ये मिनिमम होगी। टाइम के साथ लगातार मैक्सिमम मिनिमम होता जाता है पीरियड के एक की पोजीशन, इसको बोलते हैं पीक फिनोमेना। ध्यान से देखो, ग्राफ किसका है? कोस का, एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है। बोलो भाई, ये मिनिमम की वैल्यू मैंने यहां पर बनाई है, ये हो सकता है इस ग्राफ को भी टच कर सकता है, लाइन को टच कर सकता है। अभी जीरो भी तो सकती है इंटेंसिटी, कब? जब इन दोनों के इनपुट क्या हो जाए? सेम से। अभी तो A1 A2 है ना, तो बताओ मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? A1 डिफरेंस A2। अरे यार, पर अगर दोनों सेम हुई तो जीरो, तो ये ग्राफ टच भी कर सकता है। बच्चों, टाइम के साथ इंटेंसिटी में पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा है, कोस फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरिएशन हो रहा है, इसको बोलते हैं बीट फिनोमेना, या इसको बोलते हैं डायनेमिक इंटरफेरेंस, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीट्स। यही ग्राफ अगर मैं इंटरफेरेंस में बना था, मीडियम के एक ही पोजीशन पे टाइम के साथ, इंटरफेरेंस में मीडियम के एक ही पोजीशन पे जो इंटेंसिटी एक बार बनती हो टाइम का क्या रहती? कांस्टेंट। तो बताओ ग्राफ कैसा बनता? कांस्टेंट विद टाइम। इसको बोलते हैं स्टैटिक इंटरफेरेंस। जिस पोजीशन में जो इंटेंसिटी बार बन जाती है टाइम का क्या होती है? कांस्टेंट। और यहां पर क्या होता है? पीरियोडिक वेरिएशन इंटेंसिटी में होता है, इसको बोलते हैं बीट्स, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं डायनेमिक इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं स्टैटिक इंटरफेरेंस। और ये इसकी डेफिनेशन है, दिस पीरियोडिक वेरिएशन इन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, बीट फिनोमेना। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इस फिनोमेना का मेन कोज कौन है, रीजन कौन है? यस, दोनों की फ्रीक्वेंसी का अलग होना। सोचो, अगर ये फ्रीक्वेंसी अलग नहीं होती तो क्या डेल्टा बाय टाइम पर डिपेंड करता? और अगर ये टाइम पर डिपेंड नहीं, टाइम पर डिपेंड करती, तो क्या बीट्स होता? नहीं होता। फ्रीक्वेंसी अलग अलग होना इसका मेन रीजन है। मेन कॉज कौन था इंटरफेरेंस का? कोहेरेंट वेव्स होना। वैसे इसका मेन कॉज है फ्रीक्वेंसी का अलग होना। फ्रीक्वेंसी अलग है करता है, इसलिए भी टाइम टाइम पर डिपेंड करती है, इसको बोलते हैं बीट फिनोमेना। आप लिखें, यही इसका कॉन्सेप्ट है, मैं लिख देता हूं उसकी डेफिनेशन। दिस पीरियोडिक वेरिएशन in intensity with respect to time at a particular position in medium is called as
बीट फिनोमेना। इनकोहेरेंट होगा ना, कोहेरेंट में तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है ना। हाँ, जो आई मैक्स का मतलब तो हो गया I1 प्लस I2 मतलब A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम भी होती है, पर वो तो फिनोमेना कैसा है, कोहेरेंट वेव का फिनोमेना है, वहां तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है। अरे यार, मेन तो रीजन यही डिफरेंस है। हाँ हाँ, हो सकता है सेम होगा तो जीरो हो जाएगी इंटरवल। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये जो ग्राफ बन रहा है ना, अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट हुआ तो ग्राफ ऐसा, ये इसको टच नहीं करेगा। और अगर A1 A2 दोनों सेम हुए तो मिनिमम कितनी होगी, जीरो। मैक्सिमम जो होगी होगी। तो अगर ये A1 A2 दोनों सेम हुए तो ये ग्राफ जीरो को टच, बाकी फ्रीक्वेंसी का तो अलग कॉन्सेप्ट है। फ्रीक्वेंसी तो वहां क्या होती है, सेम, उसको क्या बोलते थे, इंटरफेरेंस। यहाँ फ्रीक्वेंसी अलग है तो ही तो बीट्स हो रहा है। फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड मत करना, फ्रीक्वेंसी अलग चीजें हैं। और बाकी एम्पलीट्यूड है तो सेम सेम अगर होगा तो ये बीट्स को जीरो को टच कर देगा। यार तू कैसा आदमी है। फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कैसे करेगा, सोर्स तो सोर्स होता है, उसको फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। हाँ यार, बोलो। अरे बीट्स का होता है ना, बैंड हो तो बैंड बाजा बजा, दूसरे इंस्ट्रूमेंट बनता है तो बीट्स से ट्यूनिंग करने के लिए बैंड वाला बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाता है, तो उनको ट्यूनिंग करने के लिए इनको यूज। अबे ओए तो मैंने बताया था ना आपको, मैक्सिमम मिनिमम अगर अलग अलग फील कर दिए बीट हो रहा है। ओए वंस मोर। और अगर हम तो ये क्या हो गया, इंटरफेरेंस। मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है। ये कह रहा बस का और में। मुंबई आग लगा दूंगा। अबे तुम बीट्स पढ़ो। बॉम्बे को बॉम्बे में रहने दो। गाना है। कच्चा बताओ। गजब गाना है यार वो भी। सब लोग बताइए बीट्स किसे कहते हैं, आप बीट्स का मतलब क्या समझे। जब दो इनकी फ्रीक्वेंसी हल्की से डिफरेंट है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो एक नया व्यू बनता है। उस नया व्यू का नया इंटेंसिटी मीडियम के एक ही पोजीशन पर लगातार टाइम के साथ मैक्सिमम मिनिमा होता रहता है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी टाइम के साथ पीरियड शो करता है। दिस पीरियोडिक वेरिएशन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट पर्टिकुलर पोजीशन मीडियम इज कॉल्ड एज बीट फिनोमेना। फिनोमेना है ये, रिपीटेटिव नेचर का फिनोमेना। मैक्सिमम के बाद क्या होगी, मिनिमम के बाद के बाद के बाद के बाद मैक्सिमम मिनिमम होता रहता है। इंक्रीज डिक्रीज इंटेंसिटी में होता रहता है लगातार टाइम से मीडियम पे एक ही पोजीशन। इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, लगातार टाइम से इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम। इस फिनोमेना को बोलते हैं बीट फिनोमेना, रिपीटेटिव नेचर का फिनोमेना है। रिपीट होता रहता है बार बार, रुकता नहीं है, स्टॉप, रिपीटेटिव नेचर का। तो एक मीनिंग ढूंढना आपसे।
वन बिट किसे कहते हैं? ये तो फिनोमिना है, बीट फिनोमिना। लेकिन अगर आपसे पूछूं मैं वन बिट का मतलब आप क्या समझते हैं? फिनोमिना है, रिपीटेड जगह फिनोमिना, बार बार फिनोमिना रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम लगातार इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज लगातार इंडस्ट्री होता रहा है, क्या बोलते हैं इसको? बीट फिनोमिना। तो फिर वन बीट क्यों होता है? बोले सर ये फिनोमिना अगर बिना रिपीटेशन के एक बार काउंट करें तो उसको बोलते हैं वन बीट, और बार बार रिपीट हो तो क्या हो गया? फिनोमिना। अरे यार, मैंने कहा एक पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, क्या कर रहा है? तो ये ऐसे कर रहा है ऑसिलेशन, ये फिनोमिना ऑसिलेशन। अगर मैं आपसे बोलूं वन ऑसिलेशन का मतलब क्या है, तो बोले ये फिनोमिना बिना रिपीटेशन के अगर एक बार काउंट करें तो बार बार करता रहे तो क्या होगा? फिनोमिना हो गया ऑसिलेशन। तो यहां भी हो रहा बीट फिनोमिना है, इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज लगातार होती जा रही है टाइम के साथ, उसको बोलते हैं फिनोमिना। बोले बीट का मतलब, वन बीट का मतलब होता है वन टाइम इंक्रीमेंट हो जाए, वन इंक्रीज और वन डिक्रीज हो जाए को बीट, वन बीट के। क्योंकि इंक्रीज के बाद क्या होगी और डिक्रीज के बाद वापस इंक्रीज, रिपीटेशन चालू हो गया, देखो वन आया। तो वन टाइम इंक्रीमेंट या वन टाइम डिक्रीमेंट इंटेंसिटी इज कॉल्ड वन बीट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को बोलते हैं वन बीट, या फिर डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट को बोलते हैं वन बीट, एक ही बात है दोनों। अबे जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है वहां तक का जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं वन बीट। बोलो ना यार। तो इसका क्या डेफिनेशन बना सकते हैं हम लोग? वन टाइम इंक्रीज हो जाए, वन टाइम डिक्रीज हो जाए, इसको बोलते हैं वन बीट। और ऐसा इंक्रीज डिक्रीज लगातार चलता रहे तो क्या बोलते हैं? बीट। तो लिखी डेफिनेशन वन बीट का, वन टाइम इंक्रीमेंट एंड वन टाइम डिक्रीमेंट इन इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज वन बीट। वन टाइम इंक्रीमेंट एंड वन टाइम डिक्रीमेंट इन इंटेंसिटी, one time increment and one time decrement in intensity is called as one beat. One time increment and one time decrement in intensity is called as one beat. One time increment and one time decrement in intensity is called as one beat. अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं वन बीट का, दो ग्राफ ऐसे बना, ये इंटेंसिटी बेटा मिनिमम है और ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। बताओ मिनिमम से मैक्सिमम का मतलब इंक्रीज, और मैक्सिमम से मिनिमम का मतलब वन टाइम इंक्रीमेंट वन टाइम डिक्रीमेंट इज कोल्ड एज क्या होगा? वन बीट। ये वन बीट कहलाता है। बोलो ना यार। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये इंटेंसिटी मैक्सिमम, बोलो, और ये क्या होगा? और ये क्या हो गया? मैक्सिमम। बताओ मैक्सिमम से मिनिमम होना डिक्रीमेंट, इसको बोलेंगे वन बीट। वन टाइम डिक्रीमेंट इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज वन बीट, है ना? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोल सकते हैं या डिक्रीमेंट बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं वन बीट। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं यार कि इंटेंसिटी मिनिमम से मिनिमम हो जाए वन बीट से। अब मिनिमम से मिनिमम कैसे होगी? पहले मिनिमम से क्या होगी और फिर क्या होगी? मिनिमम, जिसको बोलते हैं वन बीट। या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए वन बीट। बोलो ना यार। मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम से पहले मिनिमम होगी फिर क्या होगी? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, एक बार डिक्रीमेंट एक बार इंक्रीमेंट। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम होना वन बीट या मिनिमम से मिनिमम होना क्या होगा? वन बीट होता है। बच्चों ये वन बीट है और ये बीट फिनोमिना है। ध्यान से देखो, ये फिनोमिना का ग्राफ है, अगर इसका एक पीस अलग कर दे तो वन बीट है। ये तो दोनों में ये तो डिफरेंस है, ये किसका ग्राफ है? फिनोमिना का ग्राफ है, बीट फिनोमिना, और ये वन बीट का ग्राफ। यहां से एक पीस अलग कर दो तो एक पीस जो बनता है उसको बोलते हैं वन बीट। बोलो। तो ये फिनोमिना है और ये वन बीट है। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट पूछ रहा हूं मैं आपसे, यही पूछा गया क्वेश्चन, ये कल बताए भी था आप लोगों को, आईआईटी एडवांस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर प्रेजेंट इन वन बीट? एक बीट में कितना मैक्सिमम होता है, कितना मिनिमम होता है? बोले दो मिनिमा एक मैक्सिमा, या दो मैक्सिमा एक मिनिमा, तो क्या होगा? एक ही मैक्सिमा होता है और एक ही मिनिमा। एक ही बार इंक्रीज होती है और एक ही बार क्या होता है? डिक्रीज। अरे ये मिनिमा अगर इसमें काउंट करेंगे तो ये मिनिमा अगले में जाएगा भाई, लगातार प्रोसेस है ना ये दो। और स्टिल इन नॉट डाल के लिखेंगे हम लोग वन मैक्सिमा, वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा, वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा आर प्रेजेंट। One maximum and one minimum are present in one beat. और एक ही मिनिमम।
अब देखो एक वर्ड आ रहा है और यहां पर लिख रहा हूं, ये समझ आ गया? 1 बिट बोलो, उसमें कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम होता है? 1 मैक्सिमम 1 बिट। अब एक वर्ड यहां पर लिख रहा हूं, उसके बारे में सोचना है, और आप ये भी सोचना कि यार इसको लिखना चाहिए कि लिखना चाहिए। टाइम पीरियड, बोलो। टी फॉर टाइम पीरियड, बी फॉर बिट, बिट टाइम। अरे बोलना चाहिए, क्यों? क्योंकि सब किसके साथ हो रहा है? इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम हो रही किसके साथ हो रही? टाइम के साथ। तो हमें टाइम का भी सम्मान करना पड़ेगा। तो हम एक वर्ड और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बीट टाइम पीरियड। टीबी बोलते हैं इसको, बीट टाइम पीरियड। अब बताओ उसका डेफिनेशन क्या है? आप सोचेंगे खुद, बोलो। अबे टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 बीट, एक बीट को बनने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? बीट टाइम पीरियड। बोलो, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 बीट। सही है ना डेफिनेशन? बोलना भाई, सही है। दूसरा डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं? टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इंटेंसिटी बिकम मिनिमम टू मिनिमम। अबे मिनिमम से मिनिमम 1 बीट हो जाता है, बोलो ना यार। क्या ऐसा बोल सकते हैं? टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम टू मैक्सिमम। यस बोल सकते हैं, बोलो। टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इंटेंसिटी बिकम मिनिमम टू मिनिमम, और या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ये होगा ना टीवी। तो टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच फेज डिफरेंस चेंज बाय अमाउंट ऑफ 2 पाई। अरे बताओ, टाइम पर डेल्टा फाई टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए तो ये फिनोमेना हो रहा है। तो हम ऐसा भी डेफिनेशन बना सकते हैं क्या, कि टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच फेज मस्ट चेंज बाय अमाउंट ऑफ 2 पाई रेडियन। कितना? बताओ इस मिनिमम पर फेज एंगल कितना होगा? पाई। अब मिनिमम पर फेज एंगल कितना होता है यार? और ये 3 पाई, 3 पाई माइनस पाई, 2। ये चेंज हुआ 2 पाई। बताओ ये मैक्सिमम कितना एंगल? 0। 2 पाई माइनस 0 कितना होगा? 2 पाई। बताओ एक बिट पे कितना फेज डिफरेंस चेंज होता है? 2 पाई। अबे 2 पाई का मतलब मिनिमम से मिनिमम हो या मैक्सिमम से मैक्सिमम, बताया भी था ये भी आपको एक साथ। नहीं समझ आई बात? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच फेज मस्ट चेंज बाय अमाउंट ऑफ 2 पाई रेडियन, या टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच इंटेंसिटी बिकम मिनिमम टू मिनिमम, और या फिर यूं बोलते हैं टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच वन बिट इज कंप्लीटेड। तो बिट टाइम। लिखिए, सब पर क्वेश्चन बनेंगे अभी 10 मिनट बाद। इसे, हाँ ये समझ में आना चाहिए। ये 4 डेफिनेशन बोल रहा हूँ, चारों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चारों पर क्वेश्चन बनते हैं। लिखिए पहला डेफिनेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 बीट। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 बीट। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 बीट। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 बीट लिख लिया। और टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच time interval during which intensity become maximum to maximum. Time interval during which intensity become maximum to maximum, or minimum to minimum. Time interval during which intensity become maximum to maximum, or minimum to minimum, or phase difference change by amount of 2 pi radian. Phase difference change by amount of 2 pi radian is called as bit time period. Is called as bit time period. Is called as 2 पाई रेडियन, है ना? अब देखो जो हमने लिखा है उसको यूज करते हैं। बताइए हमारे पास जो 2 वेव यहां पर थी, उन दोनों वेव का फेज डिफरेंस कितना था? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। नहीं था बेटा? ऐसा था। अगर इस टी को मैं टीबी के बराबर लिख देता हूं, तो बताओ ये कितना चेंज होगा? अब भी हाल लिखा हमने, टीबी वो टाइम है जिसमें एंगल कितना चेंज होता है? 2 पाई। तो हमने बोला यार ये टी टीबी है, तो बताओ ये कितना चेंज होगा? 2 पाई। अरे यस और नो? यस, ठीक है, सब लिख दिया, अच्छा लगा। तो एक काम कर, इसको यूज कर ले, कर ले। तो बताओ डेल्टा फाई का वैल्यू अगर 2 पाई है, और इसको मैं बोल दूं ये कौन होगा? 2 पाई n2 माइनस n1 इंटू टी। तो क्या गलत लिख रहा हूं? सही लिख रहा हूं, ये 2 पाई ओपन कर दिया। अब बताओ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा,
तो ये क्या बनेगा 1 इक्वल्स टू, यहां पर लिखेंगे n2 माइनस n1 इंटू टीबी होता है, नहीं होता है? होता है। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं टीबी इक्वल्स टू, ऐसा बोल सकते हैं 1 अपॉन n2 माइनस n1 होता है। ध्यान से को n n2 कौन है? ये दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी है जिन वेव से बीट्स बन रहा होता है। ये उन वेव का फ्रीक्वेंसी है जिनका बीट्स बनता है, और ये उन दोनों का डिफरेंस आ रहा है n2 माइनस n1। फ्रीक्वेंसी में से फ्रीक्वेंसी को माइनस करें, अरे फ्रीक्वेंसी में से फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। 8 हर्ट्ज माइनस 6 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज, ये तो मतलब हुआ दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। यहां पर जो भी आता है वो, मैंने कहा 8 हर्ट्ज माइनस 6 हर्ट्ज, कितना डिफरेंस हुआ? 2 हर्ट्ज। अल्टीमेटली ये फ्रीक्वेंसी में से फ्रीक्वेंसी को माइनस करते फ्रीक्वेंसी आ रहा है। बोलो बच्चों, अब आप बताओ, ये एक टाइम पीरियड है और ये एक फ्रीक्वेंसी है। ये टाइम पीरियड और ये फ्रीक्वेंसी, दोनों में रिलेशन इनवर्स है। और हम अभी तक यही पढ़ते आए जिंदगी में, है ना, कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है? इनवर्स होता है। और ये टाइम पीरियड है, ये फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी है। अरे रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन। ये हस्बैंड होता तो वाइफ होती है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है इनमें। ये टाइम पीरियड अगर हस्बैंड है तो ये कौन है? फ्रीक्वेंसी। वाइफ है। तो बताओ ये कौन सा टाइम पीरियड है? बीट टाइम पीरियड है। तो बताओ उसको क्या बोलना पड़ेगा? बीट फ्रीक्वेंसी। और ये टाइम पीरियड तो ये कौन है? फ्रीक्वेंसी। तो बताओ ये कौन है? बीट टाइम पीरियड। तो क्या होगा? बीट फ्रीक्वेंसी होगा। मतलब हमें समझ में आ गया कि दोनों वेव का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है बेसिकली वो यहाँ क्या कहलाता है? बीट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और ये जाना जाता है, इसको शॉर्ट में बी भी कहते हैं, बी फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ क्या कहते, ये बीट फ्रीक्वेंसी बी है। क्या कह रहा है? हाँ? समझ में नहीं आई मेरे को बात। नॉर्मल बात है मतलब। हाँ? कोई बात नहीं, काम की बात करते हैं बोलते। ये बीट फ्रीक्वेंसी है ना। मतलब हम बात केवल इतना सा कहना है कि यहाँ पर जिन वेव से बीट्स बन रहा होता है उन दोनों की वेव की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है बेसिकली वो यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। मैंने आपसे कहा एक वेव का फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज और एक वेव का फ्रीक्वेंसी 105 हर्ट्ज, और बीट्स बना रहे हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 5 हर्ट्ज। कहने का मतलब रिजल्ट इतना सा है कि जिन वेव से बीट्स बनता है उन दोनों की वो बीट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अरे ये बीट टाइम पीरियड है तो उसको क्या बोलना है? बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक नया वर्ड आपके सामने और आया, कौन? बीट फ्रीक्वेंसी। इसको बी से डिनोट करते हैं। ये दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी है और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। ध्यान रखना ये फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। और इसका मीनिंग क्या लिखेंगे? बोले नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड होता है। अरे होता है ना बेटा, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी का तो क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। तो यहां कौन है? बीट फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड होता है। या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, बी इक्वल्स टू 1 अपॉन टीबी होता है। अरे होता है, जब टीबी का वैल्यू 1 अपॉन बी हो सकता है तो बी का वैल्यू क्या होगा? 1 अपॉन टीबी होता है। रिजल्ट ये बना कि जिन वेव से बीट्स बनता है उन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है बेसिकली वो क्या कहलाता है? बीट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। लिखिए आप लोग, और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, सोल्व करेंगे इसका। 2 sound source of frequency 100 hertz and 120 hertz produce beat phenomena. 2 sound source of frequency 100 hertz and 120 hertz produce beat phenomena. Then find, पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, और दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ बीट्स ऑब्जर्व पर सेकंड।
हाँ हाँ याद है मेरे कॉन्सेप्ट, इसलिए एक क्वेश्चन दिया है ना, कॉन्सेप्ट फिल्टर है, एक बात समझानी है आपको उसके। ये बताओ अभी आपकी रैंक लिस्ट लगी थी ना बाहर, रैंक लिस्ट लगी ना बाहर, कल ही तो लगी। अब टॉपिक की बात, अबे रैंक लिस्ट लगी ना बाहर। अच्छा वही 621 फर्स्ट रैंकर, क्यों रे, कितना 621 फर्स्ट रैंक, कौन है टॉप 20 में, कौन कौन है? एक तो आप है, एक आप है, कौन सी रैंक है तेरी? 16, 8 शाबाश, 3 और 10 और 4, क्या 20 से 30 के बीच में कौन है? तो 20 से 21 से 50 के बीच में कौन है? काउंट करेंगे, रुक जाओ, एक, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 50 तक। 50 कितने कट ऑफ हुई, कितने नंबर पे हुई? 45 से 50 के बीच में कौन सी रैंक है, किसकी रैंक है 45 से 50? 40 से ऊपर है सब, मतलब जिनमें मैंने आप अभी हाथ खड़ा किया था उनकी रैंक 40 से ऊपर ही है क्या? कौन सी रैंक है तुम्हारी? 48, 40, कितने मार्क्स है टोटल? 553। इसका मतलब 540 पे 50 रैंक खत्म हुई है ना? किसी को पता है क्या 50 रैंक कितने में खत्म हुई? तेरी कौन सी रैंक है? 30। 45 की रैंक किसी की है? नहीं है। तुम्हारी कौन सी रैंक है? 50। 546 पे 50 खत्म हो गया। अच्छा आपके मार्क्स 546 है, तो रैंक कौन सी है? रैंक देखी नहीं आपने? कोई बात नहीं, हाँ हाँ हो जाता है, रैंक पे आए स्ट्रेस मत लिया करो, मार्क्स आने चाहिए यार, और क्या, सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है रैंक तो ऊपर नीचे हो जाती है, रैंक में क्या करना है, और मार्क्स आने चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, टॉपिक आना चाहिए, हाँ यार ऐसा हो रहा मैं कर लूंगा, यहाँ तो क्या पेपर ठीक है, आपको पेपर टफ भी बनाया था ना इस बार, दोबारा पेपर टफ था इसलिए हो जाता है ऊपर नीचे, ये तो आप तो 621 तो कट ऑफ है इस साल का, तो वो 621 है थोड़ी ना, 621 नहीं आया मेरे तो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पेपर बायो को थोड़ा टफ था इसलिए हो गया ऐसा ऊपर नीचे, बोलते रहो सर, अच्छा लगता है नहीं। हम्म हम्म। अच्छा बात करते क्वेश्चन, टू साउंड व्यू है ना, टू साउंड सोर्स यहाँ पर है, एक का फ्रीक्वेंसी 100 है, एक का 120, दोनों बीट्स बना रहे है ना। बताओ पहला क्वेश्चन क्या पूछा, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, ये पूछा ना बेटा, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, तो बताओ इसका आंसर क्या बनेगा भाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, प्रोड्यूस्ड पूछना ना, तो जो भी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस वो लिख कर आएंगे है ना, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर b इक्वल्स टू डेल्टा n, डेल्टा n इक्वल्स टू यहाँ पर बनेगा n2 डिफरेंस n1 होगा, और ये होगा 120 माइनस 100 होगा, मतलब ये 20 हर्ट्ज होगा, मतलब 20 बीट्स पर सेकंड होगा, बातें नहीं भी प्लीज, ये हुआ ना 20 हर्ट्ज, अरे होगा ना प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब जो भी थ्योरेटिकल डिफरेंस है वो लिख कर आएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ बीट्स ऑब्जर्व पर सेकंड पूछा, आपसे पूछा आप कौन है, वुमेन बीइंग, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर देंगे, और ऑब्जर्व हम बात करें तो ऑब्जर्व हम कर ही नहीं सकते, हमें पता डेल्टा को 10 हर्ट्ज से ज्यादा हुआ तो बीट्स तो होगा, लेकिन हमें ऑब्जर्व, और जब हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, हमारे हिसाब से बीट नहीं होगा, तो बीट कितनी होगी, जीरो होगी, इस क्वेश्चन में आंसर क्या बनेगा दूसरे वाले में, बीच को डेल्टा का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा, क्यों? ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है, ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, यहाँ पर हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जीरो होगी। अब कई बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग, 10 तक तो सुन ही सकते हैं, तो 10 तो होगा, उसके बाद नहीं होगा, बोले ऐसा नहीं होगा, सुनो मेरी बात, यहां पर आपसे पूछा नंबर ऑफ बिट्स ऑब्जर्व पर सेकंड, ऑब्जर्व किससे पूछा, आपसे पूछा, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर देंगे, और हमें पता कि हम यहाँ पर 10 हर्ट्ज से अगर डिफरेंस कम हुआ तो बिट्स सुन पाएंगे, और सुनेंगे तो हम यहाँ पर बिट्स फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, लेकिन अगर डेल्टा वाले 10 हर्ट्ज से ज्यादा हुआ तो बीट होगा, लेकिन हमें यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होगा, हमारे हिसाब से इंटेंसिटी में वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं होगा, इंटेंसिटी वेरी नहीं करेगी, और जब इंटेंसिटी वेरी नहीं करेगी तो फिनोमेना नहीं होगा, और जब फिनोमेना नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी किस बात की, जब फिनोमेना जीरो है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जीरो होगी।
बोलो। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान रखना आज के बाद, जब भी डेल्टा को 10 हर्ट्ज से ज्यादा होगा, वो तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर तो जो होगा वो होगा, लेकिन नीचे वाले का आंसर 0। अबे क्लियर है? और अगर डेल्टा को 10 हर्ट्ज से कम हुआ तो दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे? सेम। बोलो। आपको वो एक्सप्लेन करता हूं, देखो सुनो। बताइए यहां पर एक्चुअल में बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 20 हर्ट्ज, है ना भाई? 20 हर्ट्ज का मतलब क्या समझते हैं? 20 बीट्स पर सेकंड। एक सेकंड में 20 बीट जनरेट हो, यस और नो? अच्छा, एक बीट में क्या होता है? एक बार इंटेंसिटी और एक बार मिनिमम। आप बताओ एक बीट में कितना मैक्सिमम होता है? 1। और एक की मिनिमम होता है, एक की मैक्सिमम और एक की मिनिमम। यस और नो? मिनिमम इंटेंसिटी हो सकती है 0 हो ना सुने, लेकिन मैक्सिमम सुनने को मिलेगा। अरे बोलो भाई। तो एक बीट में कितना मैक्सिमम होता है? एक। उसको सुनोगे ना आप। अगर आप इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आपके ईयर ड्रम पर एक सेकंड में कितने मैक्सिमम है? 20। एक बीट में एक मैक्सिमम होता है और एक की मिनिमम होता है। मिनिमम को तो मान लेते 0 हो सकता है ना सुने, लेकिन मैक्सिमम सुनोगे ना आप। तो बताओ एक बीट में कितना मैक्सिमम होगा? एक। तो एक सेकंड में कितने बीट्स बनते हैं? 20। तो बताओ एक सेकंड में कितना मैक्सिमम आपके पास पहुंचे? 20। अरे ये सुनो। अब आप यहां सुनेंगे तो क्या होगा? 20 मैक्सिमम आपके पास आएंगे एक सेकंड। 20 मैक्सिमम आते हैं 1 सेकंड में, तो बताओ एक का टाइम कितना होगा? 1/20 सेकंड। एक अपॉन 1/20 सेकंड। तो हमें बोला हर 1/20 सेकंड बाद एक मैक्सिमम आता है, और हमें पता कि एक मैक्सिमम को सुनकर समझने में टाइम हमें कितना लगता है? 1/10। तो जैसे पहला मैक्सिमम मेरे कान पर आएगा, मैं उसको सुन के समझने की कोशिश करूंगा और समझ ही रहा हूंगा, इतने में दूसरा, और दूसरा सुन ही नहीं पा रहा हूंगा, इतने में तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, और सब ओवरलैप। कहने का मतलब यह मैक्सिमम मैक्सिमम इतनी जल्दी जल्दी आ रहे कि मैं इनको अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि एक को सुनकर समझने में टाइम कितना लगता है? 1/10 सेकंड लगता है, लेकिन ये 1/20 में मेरे पास आ रहे हैं। तो एक को मैं ढंग से सुन ही नहीं पाए, तो दूसरा आएगा, दूसरे को ढंग से सुन ही पाएंगे, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, सब मिक्स हो जाएगा। और जब मिक्स हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, ये सब मिक्स होकर हमें एक कांस्टेंट इंटेंसिटी सुनने को मिलती है। और आपको पता है बीच में मिनिमम भी आता है। ये तो मैक्सिमम आ रहा है, बीच में मिनिमम भी तो आ रहा है, और मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है, तो मेरे कान पर कचरा हो जाएगा, ये सब मिक्स होकर मिलेंगे मेरे को। मैं इनको अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगा। और जब ये सब मिक्स हो जाएंगे तो उस कंडीशन में मेरे को एक कांस्टेंट एवरेज इंटेंसिटी सुनने को मिलेगी। इंटर नहीं होगा। बताओ मैक्सिमम भी आ रहा है, मिनिमम भी आ रहा है, और सब मिक्स हो गए, तो बताओ एवरेज क्या होगा? मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2। उस कंडीशन में मेरे को एक कांस्टेंट एवरेज इंटेंसिटी सुनने को मिलेगी, इंटेंसिटी वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो क्या वास्तव में इंटेंसिटी वेरिएशन नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन ये जल्दी जल्दी आ रहा है, तो मैं इनको अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूं। तो उस कंडीशन मेरे को यहाँ पर क्या मिल रहा है? कांस्टेंट एवरेज इंटेंसिटी सुनने को मिल रही है, इंटेंसिटी वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। और जब इंटेंसिटी वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से बीट नहीं हो रहा है। और जब बीट नहीं हो रहा है, फिनोमेना ही नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0 हो। अरे फिनोमेना 0 है तो फ्रीक्वेंसी भी कितनी? 0 हो। और इसीलिए बोलते हैं हर्ट्ज से ज्यादा है तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है, और ये जो होता है वो होता है। बोलो। तो 20 मैक्सिमम एक सेकंड पे आ रहे हैं और ये जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? कांस्टेंट एवरेज इंटेंसिटी को मिल रही है। ये सब मिक्स होते हुए मिल रहे हैं, इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो हमारे हिसाब से इंटेंसिटी वेरी नहीं हो रहा है, मतलब हमारे हिसाब से बीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे लिए बीट 0 होती है। अब देखो ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है एम्स में, आपके मॉडल में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एम्स का क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन क्या पूछा। पहले आपसे पूछता हूं, आप बताइए बीट जो फ्रीक्वेंसी है वर्ड है, ये वर्ड हमें क्या दिखाता है? ये क्या शो करता है? क्या इंडिकेशन है इसका? मतलब ये क्या सिग्निफिकेंट है इसका? क्या दिखाता है? बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या समझते हैं? मैंने कहा 20 बीट्स पर सेकंड है, इसका मतलब क्या समझते हैं? बोले सर एक सेकंड में 20 बार इंटेंसिटी बदल रही है। अरे 20 हर्ट्ज का मतलब समझेंगे, एक सेकंड 20 बार इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है और 20 बार क्या हो रही है? मिनिमम हो रही है। इसका मतलब होता है 20 हर्ट्ज। बोलो भाई। बच्चों इंटेंसिटी वेरिएशन का जो फिनोमिना है ना, हम उसको क्या बोला? बीट फिनोमिना। इसको बोला बीट फिनोमिना। इंटेंसिटी वेरिएशन का जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं बीट फिनोमिना। अरे तो जो इंटेंसिटी जिस फ्रीक्वेंसी से वेरी करती है उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा बीट फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, इसका मतलब मैं समझूंगा यहाँ पर एक सेकंड में 20 बार इंटेंसिटी क्या हो रही है? मैक्सिमम 20 बार क्या हो रही है? मिनिमम। इसका मतलब एक सेकंड में कितनी बार इंटेंसिटी बदल रही है? 20 बार। हम उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा बीट फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, इसका मतलब एक सेकंड में 5 बार इंटेंसिटी बदल रही है, एक सेकंड में 5 बार ये मैक्सिमम बना रही है और 5 बार क्या हो रही है? मिनिमम हो रही है। उसको बोलते हैं 5 हर्ट्ज। अरे इंटेंसिटी वेरिएशन का जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं बीट फिनोमिना।
तो इंटेंसिटी वेरिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो मैक्सिमम मिनिमम होती है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो बदलती है, उस फ्रीक्वेंसी को बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब एम्स में क्वेश्चन आया था तो उसने क्वेश्चन पूछा था कि दो साउंड वेव, एक का फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज और एक का 508 हर्ट्ज, और दोनों सुपर इंपोज होती है, तो आपसे पूछा ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन पूछा। क्या पूछा उसने? कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन। अब बताओ क्या पूछा? बेसिकली बीट फ्रीक्वेंसी पूछा। क्या आंसर था? 8। पर 50% बच्चा उसमें ढेर हो गया था, उसको पता नहीं चलता क्या पूछना चाह रहा है। अब आप सोचो अगर उस क्वेश्चन में बीट फ्रीक्वेंसी पूछता तो क्वेश्चन हर बच्चा कर लेता, और वो एम्स का क्वेश्चन था, उसने ये नहीं पूछा। उसने क्या पूछा? कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन। अरे इंटेंसिटी वेरिएशन का जो फिनोमेना है उसी को बोलते हैं बीट फिनोमेना। तो इंटेंसिटी वेरिएशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको क्या बोलेंगे? बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे बीट फ्रीक्वेंसी का दूसरा नेम क्या हो गया? इंटेंसिटी वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस तरह की और भी कुछ बातें हैं जो हम यहाँ लिखना चाहेंगे। आप हेडिंग बनाओ, उसके बाद इंपोर्टेंट पॉइंट्स और इनको लिखेंगे। पॉइंट्स, पहला पॉइंट तो मैं यही बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ resultant intensity variation. Frequency of resultant intensity variation equal to beat frequency equal to delta n equal to n2 difference n1. इंटेंसिटी वेरिएशन का जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं बीट फिनोमेना। तो इंटेंसिटी वेरिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेरिएशन, उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो फिर एक वर्ड और आ सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेरिएशन, और इसको बोलते हैं एन एम्पलीट्यूड, और ये फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी का जस्ट हाफ होगा। आप बताओ, इंटेंसिटी वेरी कर रही है, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 1 घंटे से मैं चिल्ला रहा हूं इंटेंसिटी इंटेंसिटी इंटेंसिटी, पर आपको तो इंटेंसिटी के पीछे लॉजिक क्या? बेसिकली बदल कौन रहा है? एम्पलीट्यूड बदल रहा है। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था I1 + I2, कहां से आया था? A1 A2 के फॉर्मूले से आया था। अरे आया था ना यार। अरे एम्पलीट्यूड बदलेगा तो इंटेंसिटी बदलेगी। हम बातें इंटेंसिटी की कर रहे हैं, पर उसके पीछे, पर्दे के पीछे बेसिकली है कौन? रोल किसका मेन? एम्पलीट्यूड का। अरे वो बदलेगा, वो मैक्सिमम मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी बदलेगी। बोलो ना यार। और इसलिए एक फ्रीक्वेंसी और हो सकती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेरिएशन, और वो फ्रीक्वेंसी जस्ट एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आधी होती है। कैसे होती है समझा रहा हूं इसको। बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां पर होती है बी, तो ये जो होता है ना एम्पलीट्यूड वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बीट फ्रीक्वेंसी का जस्ट हाफ होता है। हाफ कैसे होता है समझे, देखो ध्यान से मेरी बात। हम सबने पढ़ा है एसएचएम, पढ़ा है ना? एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी नहीं? कितनी थी? हाफ के एक्स स्क्वायर, नहीं थी? क्या पता उसका बोल सकते हैं यू प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर? बोलो, बताओ ये एक्स कौन होता है एसएचएम? डिस्प्लेसमेंट अंडर एसएचएम होता है। इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी। नहीं था ये? मतलब ये भी टाइम के साथ पीरियोडिकली वेरी करता है एक्स। एसएचएम में एक्स वेरिएबल होता है टाइम के साथ पीरियोडिकली, और उसके बेसिस का फ्रीक्वेंसी कितना था? ओमेगा। नहीं था? तो बताओ इसके वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? 2 ओमेगा। याद करो, वो दिन बताया था क्लास में, बताया था ना यार। और आपको बता दूं मैं, देखो यहां पर क्या होता है, बेसिकली ये एक्स का ग्राफ है टाइम के साथ, तो ये ग्राफ ऐसा होता है, और एक साइकिल में कितनी बार वेरी करता है? एक बार। एक बार ही अपना साइकिल पूरा करता है ना, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये ग्राफ यहां पर ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। नहीं बताया था? स्क्वायरिंग होने की वजह से, स्क्वायरिंग होने की वजह से ये नेगेटिव का भी होल स्क्वायर होकर ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये एक साइकिल में अपनी वैल्यू को कितनी बार रिपीट करता है? 2 बार। ये कितनी बार कर रहा है? ये कितनी बार कर रहा है? तो बताओ उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? T/2। बताया था मैंने। अगर इसका टाइम पीरियड T है तो उसका कितना होगा? T/2। तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा तो इसकी कितनी होगी? 2 ओमेगा। बोलो, तो इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा तो इसका क्या होता है? 2 ओमेगा। अब आपको द सेम रिलेशन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। देखो ना यार, ये एनर्जी है तो ये भी एनर्जी, और ये एक काइंड ऑफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होता है, और रिलेशन क्या है? स्क्वायरिंग। अब आप बताओ इसमें वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? बीट फ्रीक्वेंसी।
अरे इंटेंसिटी वेरी कर रही है, तो जब इसमें वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी है तो बताओ इसमें कितना होगा, b/2 होगा। अरे ये 2 ओमेगा, तो ये कितना होता है ओमेगा, तो अगर ये b है तो ये कितना होगा b/2। अरे एक साइकिल में अगर मैं स्टडी करूं तो एम्पलीट्यूड एक बार पॉजिटिव आता है, अरे एक ही बार पॉजिटिव आती है तो नेगेटिव आ रहा ना, पर अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, 2 बार पॉजिटिव आती है। अरे ये स्क्वायर के ऊपर जाएगा ना, इसका तो एक सेकंड में अपने को कितनी बार रिपीट करता है, 2 बार, वो कितनी बार कर रहा है, एक बार, तो इसका फ्रीक्वेंसी अगर b तो उसका कितना होगा b/2। हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर इंटेंसिटी वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, बीट फ्रीक्वेंसी होता है। अरे तो एम्पलीट्यूड वेरी करता है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, बीट फ्रीक्वेंसी का जस्ट हाफ होता है। 3 फ्रीक्वेंसी होगी, बात तो बात। पहला तो है बीट फ्रीक्वेंसी, कितना होगा n1 - n2। अरे यार दूसरा क्या है इंटेंसिटी वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी, वो भी कितना होगा, बीट फ्रीक्वेंसी होती है। तो तीसरा एम्पलीट्यूड वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, बीट फ्रीक्वेंसी का जस्ट हाफ होगा। अब एक फ्रीक्वेंसी और है, वो भी समझा दूं फिर लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है हम इसको बोलते हैं एन एवरेज। और ये दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का क्या डेफिनेशन दिया था मैंने, बीट्स का डेफिनेशन क्या दिया था, बीट्स का डेफिनेशन क्या दिया था कि जब दो ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होता है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करके सुपर इंपोज होती है तो एक नया वेव बनता है, ये बनता है। उस नया वेव का नया एम्पलीट्यूड इस रेट से वेरी करता है, मैक्सिमम मिनिमम इस रेट से, उस नया वेव का नया इंटेंसिटी इस रेट से वेरी करता है, मैक्सिमम मिनिमम। पर जो नया वेव बना उसका भी तो अपना कोई फ्रीक्वेंसी होगा समझे। अरे आज तक ऐसी कोई वेव बनी जो बिना फ्रीक्वेंसी के हो, अबे नया वेव बनेगा तो उसका भी तो फ्रीक्वेंसी का, और जो भी फ्रीक्वेंसी का साला एक ही होगा, तो वो एक फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, एवरेज होता है। हम ध्यान भी रखेंगे, अरे जब भी दो वेव सुपर इंपोज होती है, चाहे फ्रॉम इंटरफेरेंस हो, चाहे बीट्स हो, चाहे स्टेशनरी वेव हो, जब भी दो वेव सुपर इंपोज होती है और नया वेव बनता है तो उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का एवरेज होता है। इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, इंटरफेरेंस पढ़ाया था क्या, वहां एक वेव का फ्रीक्वेंसी कितना था ओमेगा, दूसरे का भी कितना था ओमेगा, वेव बनाया उसका फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है। अरे उस रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन लिख के दी थी मैंने आपको, उसमें दो ही बातें बदली थी, आगे और पीछे, कैपिटल ए थीटा, दो ही बदला, बाकी सब सेम था। तो बताओ उस रिजल्ट में फ्रीक्वेंसी कितना था ओमेगा, वो कैसे था ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा। जब भी दो वेव सुपर इंपोज होती है नया वेव बनता है तो उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा दोनों का एवरेज आता है। अरे यार दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एक का कितना n1, एक का कितना n2, अब नया वेव बनेगा जो वो फ्रीक्वेंसी क्या रखेगा, इन दोनों का एवरेज हो। और ऐसा नहीं ये सबका मैथमेटिकल डेरिवेशन है, ये तो बायो स्टैटिस्टिक्स नहीं कर पा रहे हम लोग, इन सबके मैथमेटिकल डेरिवेशन है, हम ध्यान रखें पर इसको सीधा, कि जब भी दो वेव सुपर इंपोज होती है नया वेव बनता है तो उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा दोनों का एवरेज होता है। 4 फ्रीक्वेंसी हो गई, पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है, बीट फ्रीक्वेंसी कितना होगा n1 माइनस है, दूसरा क्या होगा इंटेंसिटी वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी, वो कितना होगा n माइनस है, एम्पलीट्यूड वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी का जस्ट हाफ होगा, और जो दोनों वेव सुपर इंपोज होगी नया वेव बनेगा, रिजल्टेंट वेव बनेगा, उसका फ्रीक्वेंसी उन दोनों का एवरेज होगा। अरे बच्चों से पूछो बीट्स में उसको कुछ भी पूछो साले आओ, एक ही फ्रीक्वेंसी आती है उसको n माइनस n, लेकिन ध्यान रखिएगा 4 फ्रीक्वेंसी होती है, जो पूछे उसका जवाब देना है, जो हमें आता है उसका, और सब मिलेंगे ऑप्शन में, ये सब दूंगा मैं टेस्ट में आपके ऑप्शन। 4 तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, जो पूछे उसका जवाब देना है, जो हमें आता है उसका। कितनी फ्रीक्वेंसी है, 4, लिखिए आप इनको, हम बात करते हैं क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। Two sound waves, y1 is equals to
ये बीट्स की थ्योरी यहाँ कंप्लीट होती है। अब सब बातें हम करेंगे, तो हमने जो भी पढ़ी थ्योरी उन सबको क्वेश्चन में रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं बड़ा सा, इसमें 8 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आया है और ये आज छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछता है। ये 2 साउंड वेव हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, हल्की सी डिफरेंट है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो ध्यान से, t माइनस x अपन भी आ रहा ना, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। x y यहाँ पर मीटर में है, टाइम सेकंड में है और बीट्स बना रही है। ये 2 साउंड वेव है, बीट्स बनाती है। तो आपसे पूछा पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर मिनट। बोले नहीं आंसर कोई भी प्लीज। आगे कितना आएगा? 240 बीट्स पर मिनट हुआ। भाई यहाँ पे देखो, हमें टाइम सेकंड में दिया था, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज तो, और हमें पता बीट्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। जब भी बीट्स का हम क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेव की इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी निकालना। अरे वेव की इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी निकालना, ये भी अपने आप में क्वेश्चन। वेव की इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी निकालना, वो भी अपने आप में क्वेश्चन है। कैसे? बोले यार देखो ना, ब्रैकेट के बाहर क्वेश्चन नहीं हो, पर यहाँ पर है, तो पहले इसको अंदर ले जाएंगे, और जब अंदर ले जाएंगे तो टाइम का जो कोएफिशिएंट होगा उसको क्या बोलेंगे? ओमेगा। नहीं बोलेंगे ओमेगा। और ओमेगा से मतलब नहीं, हमें ओमेगा से क्या निकालना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी। पहले दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो पहला वेव का फ्रीक्वेंसी n1 है, उसको बोलेंगे ओमेगा 1/2 पाई। ये बोल सकते हैं बेटा? अब बताओ, पहली फ्रीक्वेंसी, पहले जो वेव है उसका ओमेगा 1 596 पाई। अरे है ना यार, तो 596 पाई अपॉन 2 पाई हो 298 हर्ट्ज हो जाए। बताओ ऐसे n2 निकाल सकते हैं? ये कितना आएगा? 604 पाई अपॉन 2 पाई। कितना आया? 302। जब भी बीट्स का क्वेश्चन स्टार्ट करो, दोनों वेव की पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। आप ओमेगा से काम नहीं चलेगा, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। फ्रीक्वेंसी आपके पास 298 यस और नो? चलिए अब स्टार्ट कर दे। क्या पूछा आपसे? नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर मिनट पूछा। अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी की जानना बात कर रहा है, तो पहले फ्रीक्वेंसी निकालो। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डेल्टा है। डेल्टा का मतलब n2 डिफरेंस n1। ये कितना होगा? 302 माइनस 298, बताओ कितना आएगा? 4 हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज का मतलब 4 बीट्स पर सेकंड। अरे फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में तो टाइम यहाँ पर सेकंड में आएगा, पर 4 बीट्स पर सेकंड। लेकिन आपसे क्या पूछा? पर मिनट पूछा है। तो एक सेकंड में अगर 4 बिट जनरेट हो रहे हैं, तो एक मिनट में कितना? 4 इंटू 60। अरे बोलो भैया, 240 बीट्स पर मिनट होगा। ध्यान रखिए, जो पूछे उसका जवाब देना, जो में आता। बच्चे कई बार है ना, पता इसको ना, इसको 4 बिट टिक कर जाते। 4 ऑप्शन मुझसे पूछा, नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस पर मिनट 4 टिक कर दे। अरे पहले आंसर 4 आता है, 4 टिक करता हो। अबे ये तो देखते ऐसे पूछा क्या है। ये पर सेकंड आया, 4 बिट पर सेकंड, तो आपसे पर मिनट पूछा तो क्या होगा? पर मिनट ज्यादा होगा। एक सेकंड में 4 बिट जनरेट होते हैं। एक सेकंड, एक मिनट में कितना होगा? 4 इंटू 60 240। थोड़ा बच्चे ज्यादा समझ जाता कभी कभी, यहाँ पर ऐसा भी करता हो। बोले एक सेकंड में 4 हुए, तो एक मिनट में कितना होंगे? बोले 4/60। उसकी अपनी मैथ से, और वो ऑप्शन में जरूर मिलता है, वो हमेशा मिलेगा ऑप्शन में। ध्यान रखिए, जो पूछे उसका जवाब देना। कॉमन सेंस भी रखना। अरे एक सेकंड में 4 हो रहे ना भाई, तो एक मिनट में ज्यादा ही होंगे। 4 इंटू 60 240 बीट्स पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। अब करते चलना, आप लोग बोलना मत आंसर कोई भी। जो हमने थ्योरी पढ़ी ना, उसका यूज कर रहे हैं हम लोग।
इसी का दूसरा क्वेश्चन है टाइम टेकन टू कंप्लीट टाइम टेकन टू कंप्लीट 5 बीट्स। टाइम टेकन टू कंप्लीट 5 बीट्स, 5 बीट को बनने में टाइम कितना लगेगा ये पूछा है उससे। तो आपको मैंने पढ़ा था टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 बीट टीबी। अब टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 बीट को टीबी बोलते हैं, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 5 बीट 5 टीबी। तो टीबी निकाल लो साला। टीबी का मतलब होता है 1 अपॉन बीट फ्रीक्वेंसी, पढ़ाया था ना आज। और 1 अपॉन बीट मतलब 1 अपॉन 4 सेकंड। एक बीट को बनने में टाइम कितना लगेगा 1/4 सेकंड। तो बताओ 5 बीट को बनने में टाइम कितना लगेगा 5 टीबी। और 5 टीबी का मतलब होगा 5/4 सेकंड, मतलब होगा 1.25 सेकंड। बोलो भाई, डेफिनेशन ध्यान रखना। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 बीट का मतलब टीबी, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 5 बीट 5 टीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव लिखिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, बोलो। दोनों वेव सुपर इंपोज होगी, नया वेव बनेगा, उसका फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो क्या होता है वो एवरेज होता है। भूल गए क्या, अभी हाल पढ़ाया एवरेज। और वो क्या होगी n1 प्लस n2/2। कितना आएगा 298,302 अपॉन 2। कितना आएगा 300 हर्ट्ज। ध्यान रखना ये ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है जो इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर का आता है, रेंज में आता है। उसी रेंज में बताओ, एक की कितनी थी 298, एक की कितनी थी 302। तो ये कितना आएगा 300 हर्ट्ज आएगा। उसी का एवरेज, उसी के ऑर्डर में आता है। नेक्स्ट फोर्थ, frequency of intensity variation. Frequency of intensity variation. Frequency of intensity variation, the beat frequency पूछना है ना बेटा। The frequency of intensity variation of the beat frequency of the beat goes to delta time। बताओ कितना आएगा 4 हर्ट्ज होता है। Frequency of intensity variation of the beat frequency। तो फिर एक और लिखो, फिफ्थ क्वेश्चन, frequency of amplitude variation। Frequency of amplitude variation कितना आएगा 2 हर्ट्ज। अब ध्यान से देखो, 2 हर्ट्ज तो आ गया, लेकिन ये 3 फ्रीक्वेंसी है और ऑप्शन में आपसे पूछेंगे तो सब मिलेंगे ऑप्शन में, है ना। तो जो पूछे उसका जवाब देना है और केयरफुल रहना, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना अपने दिमाग में। अरे जो रिजल्टेंट वेव का फ्रीक्वेंसी होता है ना, हमेशा उसका फ्रीक्वेंसी उनके एवरेज के साथ आता है, उनके ऑर्डर का आता है। ये सबसे बड़ा होता है। और ये कौन है, ये सबसे छोटा होता है। अरे भैया जनरली हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी होती है, ऐसा नहीं। बोले एम्पलीफिकेशन का फ्रीक्वेंसी बोला 300, तो थोड़ा कॉमन सेंस, सब मिलेंगे। आप 300 लिखाओ, 300 भी ऑप्शन पे रहेगा। समझ आ रही मेरी बात। तो ये फ्रीक्वेंसी इन दोनों के ऑर्डर की आती है। ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी बड़ी होती है और ये सबसे छोटी होती है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इसका आधा होता है ना ये। तो एम्पलीफिकेशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा 2 हर्ट्ज। 6 नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच time interval during which intensity become maximum to minimum। बोलो, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम टू मिनिमम। हमने पढ़ा था मैक्सिमम टू मैक्सिमम टीबी, मिनिमम टू मिनिमम होना टीबी।
तो मैक्सिमम टू मिनिमम क्या होगा, हाफ टीबी। अरे पढ़ा था ना, डायग्राम बना के मैंने समझाया था, ये इंटेंसिटी मिनिमम हुआ और ये भी मिनिमम हुआ बेटा, और ये मैक्सिमम। तो बताओ मैक्स मिनिमम से मिनिमम कितना होता है, 1 बिट हो रहा है, और 1 बिट का मतलब क्या होता है, उसको बनने में टाइम टी भी लगता है ना। तो फिर मैक्सिमम से मिनिमम कितना होगा, TB/2 होता है। अरे मिनिमम टू मिनिमम कितना होगा, TB। मैक्सिमम से मैक्सिमम भी क्या होगा, TB। पर मैक्सिमम से मिनिमम TB/2, मिनिमम टू मैक्सिमम TB/2। अब TB/2 निकालना है, तो बताओ TB/2 का वैल्यू कितना होगा, बोले 1/4/2 कितना आएगा, 1/8 सेकंड होगा। टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच फेज मस्ट चेंज बाय अमाउंट ऑफ पाई रेडियन, यही होता, क्योंकि 2 पाई का मतलब 1 बीट, तो पाई का मतलब क्या होता, आधा। बोलो भाइयों, 1/8 सेकंड। एक और लिखिए 7th नंबर, बोर्ड पे लिख रहा हूं, वैनिंग इंटेंसिटी रेशियो। वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम, वैनिंग मतलब लो मिनिमम। तो वैक्सिंग वैनिंग का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो पूछ रहा है ये। वैक्सिंग वैनिंग इंटेंसिटी का मतलब हुआ मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। और मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकाले आप, ये पढ़ा फॉर्मूला हमने इंटरफेरेंस में। अरे ये भी इंटरफेरेंस तो मिनिमम अलग अलग पोजीशन में होता था, यहाँ पर एक ही पोजीशन में लगातार मैक्सिमम मिनिमम होता था। तो बताओ मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का मतलब होता है A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होगा। अरे आप बताओ, दोनों व्यू के एम्पलीट्यूड दे रखे हम लोगों को, इंडिविजुअल व्यू के एम्पलीट्यूड्स A1 A2 दे रखा नहीं ये, तो हम इससे निकाल सकते हैं ना यार। हमने पढ़ा था आई मैक्स आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या बोला था, A मैक्स अपॉन A का होल स्क्वायर। नहीं पढ़ा था, A1 प्लस A2 A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, या रूट I1 प्लस रूट I2 का होल, नहीं पढ़ा था। तो हमें दोनों इंडिविजुअल व्यू के एम्पलीट्यूड दे रखे, तो हम ये लगा सकते हैं। बताओ इसमें क्या आएगा, 0.3, 0.5, 0.3, 0.5 का होल स्क्वायर। बताओ कितना आएगा, तो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना आएगा, 16:1। कौन सा नंबर था ये, अभी एक और बच रहा था, उसको भी लिखेंगे। बीट्स अपीयरेंस टाइमिंग पूछा आपसे, बीट्स कब कब अपीयर होंगे वो टाइम पूछा आपसे, बीट्स अपीयरेंस टाइमिंग बताइएगा। तो देखो बीट्स अपीयर कब कब होंगे ये पूछना है आपसे, तो मैं बना सकता हूं। देखो यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एन, और वो कितना था 4 हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज का मतलब 4 बीट्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितने बीट्स बन रहे हैं, 4। एक सेकंड में कितने बीट्स बन रहे हैं, 4। तो बताओ हर बीट का टाइम कितना हो गया, 1/4 1/4 1/4 सेकंड हुआ, यस नो। तो हर 1/4 के बाद एक बीट अपीयर हो जाएगा। ओके, अब आप बताइए, यहां पर जब फिल्मना स्टार्ट हुआ तो वो टाइम कितना रहा होगा, 0। कुछ नहीं बोला जाता, क्या मानेंगे, 0। तो बताओ पहला बीट कब अपीयर होगा, 1/4 सेकंड पर। अबे 0 से फिल्मना स्टार्ट हुआ तो पहला बीट कब पूरा हो जाएगा, 1/4 सेकंड पर पूरा होगा। बताओ अगला बीट इसके 1/4 बाद आएगा, तो बताओ क्या होगा, 2/4 सेकंड बाद। बताओ अगला 3/4 सेकंड बाद, अगला 4/4 सेकंड के बाद। फिर लिखने का तरीका हो गया, बीट्स अपीयरेंस टाइमिंग है, हर 1/4 के बाद एक बीट अपीयर होगा। बीट फ्रीक्वेंसी होती है, नीचे लिखते हैं 4 4 4 4 4 और ऊपर काउंटिंग 1 2 3 स्टार्ट करते हैं, ये टाइमिंग हो जाता है। हर 1/4 के बाद एक बीट अपीयर हो जाएगा। बोलो अगर 5 बीट होते तो 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 ऐसा जो भी फ्रीक्वेंसी है वहां लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या करते हैं, काउंटिंग 1 2 3 स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 10 बीट होते तो 1/10 2/10 3/10 4/10 एंड सो ऑन, 10/10 होता है। बोलो, और 100 बीट होते तो 1/100 2/100 3/100 एंड सो ऑन, 100/100। ऊपर जो भी है काउंटिंग 1 से स्टार्ट करनी है, और नीचे यहाँ पर क्या होगा, बीट फ्रीक्वेंसी होती है। ये वो टाइम इंस्टेंट है जब बीट्स में अपीयर हो रहा हो। बोलिए, बोलो, बाकी की बात नेक्स्ट में करेंगे।